आप सभी लोगों का और जो यूट्यूब पर इसे बाद में देख रहे हैं उन सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे, क्योंकि साथियों आप लोगों को पता है कि जो मीटिंग पर हम मंडे टू फ्राइडे तक क्लास कंटिन्यू लेते हैं, 3 लेक्चर हम ले रहे हैं। जिसमें सैटरडे को हम एक काम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि डेली आंसर राइटिंग, डेली का मतलब हर सैटरडे हम आंसर राइटिंग का प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट रहेगा। तो उसका थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस प्रकार से हमें आंसर शेड्यूल करना है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को कुछ आंसर क्वेश्चन भी भेजे गए थे, कई सारे लोगों ने उसका आंसर लिखने का प्रयास किया है। जिन्होंने नहीं लिखा है सभी ने अपने अपने कारण मुझे व्यक्तिगत रूप से बताए हैं। ठीक है, सबके अपने अपने व्यक्ति कारण, मैं इसमें कुछ भी नहीं, ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप किसी भी अगर कार्यों की व्यस्तता आप बताते हैं कि फलाने कार्य में व्यस्त है, फलाने ये कर रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर इस स्वास्थ्य को अलग रखिएगा। पर अगर किसी कार्य के दबाव में आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा कहना होगा सीधी लाइन में कि आप पीएचडी करना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप आंसर राइटिंग का ही समय नहीं निकाल पाते, आपने टारगेट बनाया एमपीएससी का, और अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पीएससी में मुख्य प्रीलिम्स के बाद आपको मुख्य परीक्षा देना है, और बिना हाथ जिसे आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे वहां पर। ऐसा नहीं कि रामबाण है सीधा आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो सीधा आंसर राइटिंग सीख जाएंगे, ऐसा थोड़ा सा बहुत दिक्कत आती है फिर। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि जो कार्यों का दबाव बता देते हैं, तो उनको मैं एक्सक्यूज बोलता हूँ। ठीक है, कि ये एक्सक्यूज है। बाकी जितना तबियत का इशू है मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ईश्वर ना करे हमारी तबियत गड़बड़ आ जाए, हम क्लास ही ना ले पाए। ठीक है, तो तबियत का जिनका इशू है तो मैं ईश्वर से मेरी दुआ है कि आप लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाए और जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें और आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी करें। किसी के क्या, किसी की क्या, कई सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी भी आंसर नहीं है। बाकी जिन्होंने लिखा है बहुत ही शानदार प्रयास किया है। ठीक है, उनका मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने भी आंसर राइटिंग मुझे करके भेजा है, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, तो उनको मैंने बताया है। जिन्होंने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कुछ सुधार करना है, उनको मैंने ये बताया। पर्सनली मैंने सभी को गाइड किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे सारी चीजें। डेली आंसर राइटिंग आपको क्वेश्चन मिलेगा, सैटरडे को चर्चा करेंगे। हो सकता है क्लास के दौरान दिए गए प्रश्नों पर हम चर्चा कर लें तो बेटर होगा, और फिर संडे को अपन टेस्ट अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मेन मोड है आज हमें आंसर राइटिंग करना है। क्या करना है? आंसर राइटिंग। हो सकता है कुछ लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मुझे पहले ही मैसेज आ गया था सर तबियत का इशू है, तो इसीलिए ना तो लिख पा रहे हैं। ठीक है, आपके अपने इशू रहते हैं। बाकी जिन्होंने लिखा लगातार लिखते रहिए, जब आपको दिया जाए बस आपको ढील नहीं होना है। जिस दिन आप कमजोर हो जाएंगे उस दिन फिर हो सकता है कि आप जो सिलेक्शन लेते हैं उससे एक कदम पीछे आ जाए। और लगातार आंसर लिखते रहेंगे तो दिन ब दिन आप आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना, बिना मेहनत किए कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के जड़मति कोई सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर परत निशान। यानी कि पत्थर पर रस्सी बार बार आएगी जाएगी तो वहां पर निशान बन जाता है। कुएं में से जब पानी खींचते हैं, रिंग ना हो, कुएं के जो आसपास की दीवार होती है वहीं से पानी खींचते हैं, तो उसमें निशान हो जाता है। उसका सीधा सा प्रमाण है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो निखर कर सामने आए। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे सर भाषणबाजी बंद कर दीजिए और सीधा आंसर राइटिंग करवाने लग जाइए, ये तो मेरे काम थी। ठीक है, वही चीज करने जाएंगे आज हम। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा किसने अच्छा लिखा किसने बुरा लिखा, यहाँ पर बिल्कुल भी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा किसका क्या पर्सनली है, क्योंकि इसको सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, किसने कैसा लिखा व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको बता दिया, वो समझ गए होंगे कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, जिन्होंने अच्छा लिखा है, जिन्होंने जो मान किया सर इसमें क्या किया जा सकता है, उनको मैंने गाइड किया है। ऐसा नहीं कि कल मैसेज कर रहे हैं आज देख रहे हैं हम, ऐसा नहीं। त्वरित रूप से आपको जब मैं देखूंगा थिंक करूंगा रीड करूंगा तो फीडबैक आपको दूंगा। ठीक है, बस एक बार आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली आंसर राइटिंग करते रहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था आपको साइंस की, क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आधा पार्ट मेंस में आ चुका है। क्वेश्चन आपका क्या दिया था मैंने? क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, तो उसका आंसर करेंगे। ठीक है, कोशिकी या कोशिका संरचना के अंतर्गत, कोशिका संरचना के अंतर्गत दोहरी झिल्ली युक्त
कोशिका, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका की चर्चा कीजिए, या पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे लिखना है। अब ये प्रश्न मैंने आपको दिया था 10 मार्कर में, आप ये देख लीजिएगा कितने नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो 10 मार्कर में है, तो कोशिश करना इसको 2 पेजेस में इसको कवर करें, बढ़ा दो कटोरी को, देखा था ना 2 पेजेस में इसको कवर करें। वही आपका लाइनिंग वाला पेज होता है, 2 पेज में इसको कवर करना है। अब प्रश्न तो ये हो गया आपका, जो कि इसका आधा पार्ट मैंने कहा कि मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आप म्यूट किसका नहीं हो रहा, एक सेकंड में कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। सभी का म्यूट हो रहा है, बाकी लोग जिनका म्यूट नहीं हो रहा है म्यूट करके रखिएगा, आपसे निवेदन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था आपका, जल्दी से हम करते हैं, थोड़ा जल्दी से, यानी कि क्वेश्चन पर आते हैं। 10 मार्क क्वेश्चन है, 2 पेज में आपको कवर करना है। पहली चीज तो आपका जो क्वेश्चन होता है कितने में लिखना चाहिए इसको। अभी जैसे कॉपी का फॉर्मेट आ जाएगा, अभी कॉपी का फॉर्मेट नहीं आया है, कॉपी का फॉर्मेट जैसा आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। एक क्लास लेंगे पूरा, ठीक है, एक क्लास लेंगे तो आपको आंसर सेविंग वहां पे दिखाएंगे अब क्या करना है। ठीक है, अभी तक हम एक अनुमान के आधार पर चर्चा कर रहे हैं कि 2 पेज में लिखना है, 10 नंबर के क्वेश्चन से। लगभग आपको यहाँ पर कहने का मतलब ये है 150 to 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 150 to 200 वर्ड अगर आप पूछना चाहें। अब प्रश्न को देखें तो प्रश्न आपका क्या है, ये प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किसे कहा जाता है, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न आपका पूरा कैसा है, तथ्यात्मक प्रश्न है। कैसा है, तथ्यात्मक, फैक्चुअल है। जब भी कोई ऐसे प्रश्न होता है तथ्यात्मक, तो यहां पर आपको निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती है, निष्कर्ष की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने दे दिया निष्कर्ष तो क्या सब गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। निष्कर्ष आप लिख भी देते हैं कि प्रश्न से संबंधित, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं लिखा तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। तो अगर आप निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भूमिका में कहूंगा कि भूमिका आपको लिखना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन आपका, तो 10 मार्क के क्वेश्चन में इंट्रो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर हम बात करेंगे प्रश्न पर कि भूमिका कैसे लिखें। जैसे कि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं कि कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको रहना है और आपको ड्यूअल मेम्ब्रेन की कोशिका के बारे में बताना है, तो यहाँ पर 2 चीज है, या तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं के बारे में आप इंट्रो दे दीजिए, या फिर आपके पास विकल्प है कि कोशिका के बारे में आप बता दीजिए। कोशिका संरचना नहीं, कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देकर आप आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपको आंसर लिखना है। जैसे कि भूमिका हम बताते हैं, भूमिका में 2 चीजें आपके पास विकल्प हैं। या तो एक चीज आप लिखिए कोशिका की डेफिनेशन, कोशिका के बारे में बता दीजिए, इसके खोजकर्ता बता दीजिए, कोशिका के कार्य बता दीजिए, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, आधारभूत इकाई होती है, ये आप बता सकते हैं। खोजकर्ता इसके रॉबर्ट हुक है, यह बता सकते हैं। ठीक है, या फिर कोशिका संरचना की जब बात की जाती है तो एक फैक्ट यहाँ पर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं कि प्रत्येक नवीन कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है। ये कथन किसने दिया था आपका, ये विर्चू नामक वैज्ञानिक ने दिया था, रुडोल्फ विर्चू। 1855 में स्टेटमेंट दिया था, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। क्लास के दौरान मैंने मिस किया था इसको बताने के लिए, नहीं बता पाया था, वो भी आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, भूमिका में कोशिका के बारे में बता दिया। अगर कुछ कोशिका के बारे में नहीं बताना चाहे तो आपका पूरा क्वेश्चन डिपेंड है किस पर, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका के बारे में बता दीजिए। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका के बारे में बहुत सीमित कंटेंट होगा आपके पास में, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों शामिल होती हैं, उसी को ड्यूअल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इतना सीमित कंटेंट बताना होगा। एक और विकल्प आपके पास में भूमिका के रूप में, वो क्या हो जाएगा, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना यानी कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था कोशिका संरचना को। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पर मैंने कहा था बाह्य आवरण,
और एक बताया था हमने केंद्रक कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक था आपका आंतरिक भाग। और इसी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एकल, दोहरी और झिल्ली रही। तो आप इस पर भी जाएंगे तो आपके आंसर, आपके क्वेश्चन के मेन बॉडी जो है दोहरी झिल्ली कोशिका, फिर यहां से आप माइटोकॉन्ड्रिया और यहां पर प्लेटलेट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब ये 3 विकल्प है सर, ये बता दीजिए सर, आपने 3 चीज तो बता दी है, हमें तो सबसे छोटा ये लग रहा है कि ये लिख देंगे तो क्या नंबर कम आ जाएंगे। डाइवर्सिटी होना चाहिए, आप लोगों के आंसर में भी डाइवर्सिटी होगी। एग्जामिनर चेक करेगा, पता चला सभी कोशिका संरचना के बारे में लिख रहे हैं और एक ने बता दिया थोड़ी चीजें तो कोशिका, तो थोड़ा सा वहां पे मार्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से लिखने, तो तीनों में से कोई का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे नहीं सर आपको बताइए फिर भी, तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट तरीका आपका कोशिका संरचना के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका संरचना, कोशिका संरचना यहां पर आपका एक है एनिमल और एक होता है आपका प्लांट, दोनों की अलग अलग संरचना होती है। प्लांट की होती है षटकोणीय, कैसी होती है, षटकोणीय आकृति होती है, इस टाइप का आप देखेंगे ऐसे होती है। कितनी अष्टकोणीय होगी शायद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टकोणीय, षटकोणीय अष्टकोणीय। ठीक है, जबकि एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होगा कोशिका संरचना का वो कैसा होगा, वलयाकार या वृत्ताकार। इसे आप गोलाकार भी बता सकते हैं क्योंकि ये 2D में वृत्ताकार दिखता है, नहीं तो ये आपका कैसा है, गोलाकार। ये संरचना बताकर आप इसे वर्गीकृत क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये तो होगी इसकी मूवी। क्लियर, इसकी शॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली स्लाइड को आपको बताता सब मैंने मैसेज कीजिएगा मुझे कि सीरीज कैसे लगी आपको, भूमिका में कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, अदरवाइज हम की मेन बॉडी पर चर्चा करें। आपको मैं यही तरीका तो बता रहा है, तरीका बाकी कैसे देखना है वो तो आपको पता है, कंटेंट सब आपके पास है। अब यहाँ पर है मेन बॉडी, यानी कि मुख्य भाग, आंसर का मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर मेन पार्ट है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि दोहरी झिल्ली कोशिका के बारे में आपको बताना है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, तो दोहरी झिल्ली की कोशिका ऐसा आपको डायग्राम ऐसा वैसे करना जैसे मैंने किया है। दोहरी झिल्ली की कोशिका में आप यहाँ पर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और एक लिखेंगे आप लवण, इंग्लिश वाले फ्लैश और माइटोकॉन्ड्रिया, बस इतना लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, आपके पास 2 पेज का है, काफी स्पेस भी काफी है, लगभग आपका 2 से 3 लाइन आपका जो आपने लिखा है भूमिका इंट्रो लिखा है उसमें जाएगा। फिर आपका मेन बॉडी में जाना है 1.5 पेज के समथिंग, या फिर लगभग 1.25 पेज के समथिंग जाएगा आपका। तो आपको हेडिंग बनाना है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग बनाने के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या बनाना है, चित्र बनाना है। सबसे मेन चीज है इसका चित्र, चित्र बनाएंगे तो उसका आंसर की मार्किंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और जिन्होंने भी मुझे इसका आंसर राइटिंग भेजा है सभी ने डायग्राम बनाया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कैसा बनाया, किसने कैसा बनाया ये मैटर नहीं करता है, बस ऐसा लगना चाहिए कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोई ऐसे भी बना देंगे, ठीक है, ऐसे बना दिया किसी ने, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या दिक्कत है, आपने उंगली का संरचना अंदर बना दिया है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन पता चला आपने कुछ बाहर संरचना ऐसे बना दिया है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, थोड़ा बहुत लगना भी चाहिए, नहीं तो पता चला अमीबा बना दिया आपने। ठीक है, तो डायग्राम आपको व्यवस्थित बनाना है, क्लास के दौरान मैंने आपको बनवाया था, तो उसी डायग्राम को यहाँ पर आप रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, जल्दी भी बनाना सीखना है। अब आपके पास समय नहीं है तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और एक और सर्कल बनाना है, लेकिन आपको पेन छोड़ छोड़ के, क्योंकि आपके पास पेन रहेगा पेंसिल तो रहेगी नहीं, आप मिटा सके। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आपको ऐसे बना देना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ऐसे करके आप ये ऑक्सीजन फॉर्म बना दिया। बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपने वलित डीएनए बना दिया और 3 बिंदु बना दिया आपने जो कि राइबोसोम है, और यहाँ पर नेमिंग कर दीजिए, ये लिख दीजिए वलित डीएनए
आरएनए भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीसोम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो अंदर का तरल पदार्थ है, इसे क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, ये उंगली नुमा संरचना हो जाएगी आपकी क्रिस्टिया। बस इतना तो करना है। और ये आपका इनर लेयर, ये आउटर लेयर, जिस वजह से उसको दोहरी झिल्ली कोशिकाओं को। इतना बताने के बाद आपको सीधा इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि संरचना की बात की जा रही है। संरचना इसका मतलब इसमें क्या क्या आपको दिखाया जा रहा है, सबसे पहले उसका वर्णन देना है। सबसे पहला बिंदु यहाँ पर आप डॉट्स बनाकर लिखें, चाहे आप ऐसे अर्धचंद्राकार डायग्राम बनाकर लिखें, वो आपकी इच्छा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बनाकर लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है, समय कम लगता है, ऐसे कीजिए, डायरेक्ट पॉइंट लिखना शुरू करिए। आपने बताया सबसे पहले इसके अंदर जो बलित जो द्रवित पदार्थ है आपका, या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने लिखा है, और मैट्रिक्स में लिख दिया आपने कि यह अंतर कोशिकीय पदार्थ है। कैसा, इंटरसेल्युलर मैटर है, अंतर कोशिकीय पदार्थ, अंतर कोशिकीय पदार्थ। बस आपने इतना लिख दिया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पर पृष्ठीय के बारे में बता रहे हैं। पृष्ठीय के बारे में बता रहे तो आप कहेंगे कि यह आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स की ओर उंगली नुमा संरचना है, जिस पर ऑक्सीसोम के कण चिपके होते हैं। बस इतना आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है ऑक्सीसोम के बारे में। ऑक्सीसोम को जरा हाईलाइट करना, अंडरलाइन भी कर देना है इसमें। कुछ चीजें आपको ज्यादा ध्यान केंद्रित करवानी है तो आप अंडरलाइन करके बता सकते हैं। तो मैं ऑक्सीसोम क्यों अंडरलाइन करना है, क्योंकि यही तो मेन जगह है इसके वर्क की। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। इसी ऑक्सीसोम में यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अब एक बात आती है कि क्या सर वो जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो लिखना जरूरी है? याद हो तो लिखना, और पता चला C6H12 O6 को लिख दिया, अब आगे सोच रहे क्या लिखे, और फिर क्या कर दिया, पेन घुमा दिया, उसमें काट दिया आपने। इसका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। या तो लिखो ही मत, और लिखना है तो फिर पूरा कंप्लीट लिखो, पहले रिकॉल कर लो, अगर याद आ रहा है तो लिखना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। ये बात भी बहुत बड़ी लिख दिया आपने, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और ब्रैकेट में लिख देना 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कि आपने माइनस होने के बाद सारी बता दी, किसी को कोई दिक्कत? ये आपका सेमी इंडिपेंडेंट सेल होती है, यानी कि आपका मतलब अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं होती है, क्योंकि इसका अपना डीएनए, इसका अपना राइबोसोम होता है, तो आनुवंशिक गुणों का निर्धारण और अपने प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये कर लेता है। तो आपने वो सारे इसके वर्क के बारे में बता दिया कि यह अर्ध स्वायत्त कोशिका में है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। इतना बताने के बाद आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी जानकारी दे दी। अब सीधा शिफ्ट कहां कर जाएंगे आप, सेकंड नंबर का आपका दोहरी झिल्ली कोशिका लवक के बारे में। यही तो क्वेश्चन पूछा था आपका मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी करी, यही चीजें लिखना था आपकी सेम, और ये डायग्राम बनाना था। यकीन मानिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था उस समय, सॉरी 6 मार्क का था। 2019 की परीक्षा का प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था प्रश्न, 6 नंबर का उस समय हुआ करता था, और 6 नंबर में वहां पर पूरा एक कंप्लीट पेज मिलता था, पूरा एक पेज मिलेगा, ऐसा नहीं कि आधा पेज मिलेगा। 2020 से चेंज हुई कॉपी का पैटर्न, उसके पहले पूरा एक पेज मिलता था 6 मार्कर के लिए। ठीक है, तो 6 मार्कर में आपको लिखना है, तो पूरा पेज भी कंप्लीट हुआ था वहां पर, क्योंकि डायग्राम बनाना है, ये सारी चीजें को इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए अब लवक के बारे में देख लेते हैं। आपके अभी मैसेज इस क्वेश्चन के बाद ले लूंगा मैं, किसी का कुछ डाउट होगा तो। लवक के बारे में लिखना है तो सेम यही पैटर्न अपना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। लवक आपको लिखना है। अगर आप लवक के टाइप्स पहले बताना चाहे, डायग्राम बाद में बता जाए, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वही होगा, सबसे पहले आपको चित्र बनाना। ठीक है, और चित्र बनाना है तो आपको कैसे, सिंपल ऐसे ही ऐसे त्रिभुज बनाइए, और अंदर आप 3 लाइन बना दीजिए जल्दी से, और ऐसे कर दीजिए, और सिंपल इसमें वलीय आपका वलीय डीएनए बना दीजिए, और ग्राना थालाक्वाइड ऐसे संरचना बना दीजिए, और इसमें ये लिक्विड भर जाएगा वही में, और ये आपके अलग से राइबोसोम हो जाएंगे, और क्या चाहिए। तो सभी के बारे में आप लिख दीजिए। ये आपका
बोलिए। ये नहीं, अरे नहीं, ठीक है। ये आपका ग्राना, काला, व्हाइट लिख दिया। ये आपका जो तरल पदार्थ है इसको आपने स्ट्रोमा बता दिया। और लिखकर ये दोहरी झिल्ली की कोशिकांक है आपको दिख रहा है, तो दोनों तरफ एरो बनाकर लिख दीजिएगा। यहाँ पे ये दोहरी झिल्ली है। बस आपने ये बता दिया, बाकी इसके बारे में बताना शुरू कर दीजिए। वही डीएनए तथा इसका अपना ये राइबोसोम, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि स्ट्रोमा क्या है। स्ट्रोमा के बारे में बता दीजिए कि क्या अंतर तरल पदार्थ या अंतः कोशिकीय पदार्थ होता है, लगभग के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप बताना चाहें कि ग्राना थैलाक्वाइड। तो ग्राना थैलाक्वाइड के बारे में आप क्या बताएंगे कि इस पर राइबोसोम के कण कितने होते हैं। जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में वर्क करते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। तो अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका अपना डीएनए, आरएनए और इसका अपना प्रोटीन सिंथेसिस स्थल यानी कि राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके बाद इसके टाइप से बता दीजिए। अब प्रकार में आपको ध्यान रखना है। प्रकार आपको बीच में हेडिंग बनाकर, ऐसे बीच में हेडिंग बनाकर उसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक होता है आपका कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देवनागरी में यही नाम लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप उसमें मत जाइएगा कि यह हरित लवक, फिर आप लिखेंगे वर्णी लवक, अवर्णी लवक। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी बेटर होगा कि आप इंग्लिश को देवनागरी में लिखे तो ज्यादा सही है। तो एग्जामिनर भी ज्यादा इंग्लिश में ही पढ़ते हैं सारी चीज साइंस में, तो उनको ज्यादा अच्छा सुटेबल लगेगा पढ़ने में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लिख सकते आप, हिंदी में भी, हिंदी में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको डिफाइन कर सकते हैं तीनों चीजों को कि कौन इसमें रंग का और रंजक कौन से पाए जाते हैं। इसमें रंजक आप लिख सकते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल रंजक पाया जाता है। फिर आप बात करें क्रोमोप्लास्ट में, तो उसमें 2 प्रकार के जेंटोफिल और कैरोटीन नामक 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि अगला जो आपका लास्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। यह फूड ग्रेन का क्या करता है, स्टोरेज करता है। वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फूड का संचयन करता है। इस प्रकार से आप उसको क्लासिफाई कर देंगे, तो इसके प्रकार के साथ में उसके वर्ग भी हो जाएंगे। इस प्रकार से आपने लवक और जो माइटोकॉन्ड्रिया उन दोनों को डिफाइन कर दिया, ठीक है। लास्ट में आप स्टेटमेंट, अगर ऊपर कुछ लिखा है तो नीचे स्टेटमेंट लिख दिए कि प्रत्येक नवीन कोशिका का निर्माण प्राचीन कोशिका से होता है। इसके बारे में सबसे रुडोल्फ विर्ट्जो ने 1855 में इस बारे में कहा। ऐसा करके आप कंक्लूड कर दीजिए किसी का स्टेटमेंट रखकर, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के बारे में से बता सकते हैं, कोशिका संरचना के बारे में कुछ फैक्टर आपको याद आ रहा है तो वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जानी चाहिए। जिसने किया उसके लिए गुड लक, या नहीं किया तो प्रयास कीजिए, ठीक है। अब आपके मैसेज में देख लेता हूं एक बार। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका साइंस का शायद यही क्वेश्चन था या फिर और भी है। साइंस में और कौन से क्वेश्चन थे बताइए अगर आपको। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन दिए थे हमने। साइंस में और भी क्वेश्चन था कि थोड़ा सा मुझे देख दीजिए, मैं तुरंत रिकॉल करके उसको डिस्कस कर दूंगी कि 10 मिनट का कम्युनिकेशन बचा आपका। एक इकोनॉमिक की क्वेश्चन है, लाइसोसोम वाला। चलिए, लाइसोसोम वाला का छोटा है, 10 से अपना जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप साइंस के दोनों क्वेश्चन रख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली
क्यों कहा जाता है? ठीक है, यह क्वेश्चन भी एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। मैंने जो भी आपको प्रश्न दिए हैं, ऐसा नहीं पेपर देख के दिए हैं, ये प्रश्न आप मंगा लीजिएगा पिछले 5 वर्षों के अंतराल में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। अब यह है आपका 7 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, 7 मार्कर क्वेश्चन है, और ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन भी जा सकता है। ठीक है, तो दोनों पर चर्चा कर लेंगे हम। अगर ये 7 मार्कर क्वेश्चन जाता है तो आंसर क्या लिखना है? अब सर इसमें क्या भूमिका लिखनी है क्या सर, क्या इसमें निष्कर्ष लिखना है क्या सर? तो मैं आपसे कहूंगा कॉपी का ब्लूप्रिंट आ जाने दीजिए। एक पूरा पेज अगर आपको दिया तो भूमिका लिख सकते हैं, निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर उन्होंने हाफ पेज ही दिया है, हाफ पेज दिया तो फिर ना तो आपको भूमिका लिखना है, ना ही आपको निष्कर्ष लिखना है, डायरेक्ट आपको पॉइंट वाइज आंसर नहीं करना है। एक और बात मैं कहूंगा जो आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने मिस्टेक किया है 7 मार्कर क्वेश्चन को हल करने में। 7 मार्कर क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना आपको पॉइंट्स को वरीयता दे, पॉइंट्स में आपका आंसर होना चाहिए। पॉइंट्स भी कितने होना चाहिए? 7 मार्कर क्वेश्चन है तो मिनिमम आपके 7 पॉइंट्स तो हमें दिखना ही चाहिए। 7 पॉइंट्स होना चाहिए आपका, इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़कर 7 पॉइंट्स में आपका पूरा आंसर फ्रेमिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं द एवरी स्टेप फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन आपका कैसा है, तथ्य पता है तो करेंगे, अदरवाइज कोई गलती तो नहीं दे सकते इसमें। ठीक है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। बस इसमें लाइसोसोम के बारे में और कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको इंट्रो कर देना है, भूमिका देना है। तो भूमिका में आप क्या लिखेंगे? लाइसोसोम के बारे में। पर क्या लिखेंगे लाइसोसोम के बारे में? पता चला वही लिख दिया जो इसकी मेन बॉडी में भी आने वाला नहीं। आपको लिखना है कि ये लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है। पता है आप लोगों को लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण आप लिखेंगे कि लाइसोसोम का, सर आपने बताया था कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी बॉडी से होता है। ठीक है, और इसमें फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन पाया जाता है। यह बता दी, मतलब फॉस्फोलिपिड संरचनात्मक रूप से इसमें यह पदार्थ पाया जाता है। बाकी इसमें एंजाइम कौन सा पाया जाता है उसको तो हम भूमिका में लिखेंगे। आपने यही अगर लिख दिया कि सर इसमें हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है, फिर आप मेन भूमिका में क्या लिखेंगे, मेन इसकी बॉडी में क्या लिखेंगे? तो वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाइसोसोम का निर्माण आपने भूमिका में 2 चीजें बता दिया है। अब सीधा अपन आ जाता है मेन बॉडी। मेन बॉडी का सीधा आपको शुरुआत करना है। अब ये ऐसा नहीं लिखना है जैसे बचपन में आप लिखा करते थे, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि, एक लाइन तो आपने ऐसे खाली जो क्वेश्चन में लिखा होगा उसको रिपीट कर दिया आपने। ऐसा अब नहीं करना है आपको। पीएचडी की आप तैयारी कर रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो उसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए। जब भी मैं आपसे पूछूं कि बताइए कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो डायरेक्ट आपको आंसर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सर लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि, और रुक गए वहीं पर। ऐसा लगा था कि पूरा एकदम 300 की रफ्तार में आप आंसर बताने जा रहे हैं और वहीं पे एकदम स्पीड ब्रेकअप बिना आए आपने ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखना है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो फिर आपको बताना है कि जब, या फिर लाइसोसोम में, लाइसोसोम में एक शक्तिशाली हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, देवनागरी लिखना, हमने इंग्लिश में कर दिया। ठीक है, देवनागरी लिखना, आपको इंग्लिश नहीं लिखना। हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इसमें कंटिन्यू नहीं करना है, बस आपने इंफॉर्मेशन दे दिया कि लाइसोसोम में एक शक्तिशाली एंजाइम है जिसका नाम है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। ठीक है, इसके बाद जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है,
तो यह मतलब लाइसोसोम, तो यह यानी कि इसके बारे में बता रहे हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम की थैली फट जाती है, ठीक है। तो तीसरा बिंदु, अब इसी में कंटिन्यू करके मत लिख देना कि कोशिका की थैली फट जाती है और पूरी कोशिका को मार गिराता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है आपको, थोड़ा सा प्रशासनिक शब्दावली से भी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक ने लिखा है, अब किसने लिखा हो समझ जाएंगे, किसी ने ऐसा शब्द लिखा, मैंने मेंशन कर दिया कि ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो उस शब्दों से बचना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किस सेंस से वहां से आपने वो बता दिया कि क्या लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा अच्छा सा वर्ड का यूज कीजिए, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँ तो आप लिखते जाइए, ठीक है। चलिए फिर इसमें लिखेंगे हम, यह कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है, ये पॉइंट आपने बता दिया। फिर एक और आप पॉइंट क्या बता सकते हैं कि पुरानी कोशिका को समाप्त करता है। फिर आप इसके बारे में कुछ पॉइंट, जब आपकी बात खत्म हो जाए, और ध्यान रखना सेकंड पॉइंट लिखा आपने कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की थैली फट जाती है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, और यही लाइन तो आपको तुम्हारा टर्म लिखना है, ठीक है, यही इसका मेन आंसर है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोशिका, कोशिकांग का यह एकमात्र ऐसा अंग है जो कोशिका के बाहर नहीं जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपके पास हो गए, सफिशिएंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास तथ्यात्मक क्वेश्चन है, तो जितने तथ्य होंगे, जितने फैक्ट होंगे, उतने आपने बताने का प्रयास कर दिया। इस वजह से हम कहते हैं कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। इसमें किसी को कोई डाउट? और लाइसोसोम का कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। लाइसोसोम का कोई डायग्राम नहीं है, आप कैसे बनाएंगे, बिंदु रूपी संरचना है, ठीक है। तो क्या डायग्राम बनाएंगे हम लाइसोसोम का, लेकिन यह गोल्जी बॉडी से इसका निर्माण होता है, अगर ये बताना है तो आप गोल्जी बॉडी ऐसे आगे इसके आगे तीन संरचना ऐसा बता देंगे, तो इससे फिर आपका क्या होता है, लाइसोसोम की संरचना बनती है, ठीक है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है, जो आपने आंसर में लिखा है। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत? सेशन में दोनों आंसर की हमने चर्चा की। कल आपका टेस्ट रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगा, लगभग 10:30 का आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। 10:30 तक टेस्ट स्टार्ट रहेंगे, 90 मिनट का सेशन रहेगा, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, लेकिन आप 1.5 घंटे से शुरुआत करेंगे, फिर इसको 3 घंटे में भी लेंगे, तो 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। सेम जैसे कि आपका पेपर में जितने क्वेश्चन होते हैं उसके आधे कर लेना, उतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे सर इतने तो सिलेबस हमने कवर किया ही नहीं है, एक ही पेपर बनेगा, उसमें साइंस के भी होंगे, इकोनॉमी के भी होंगे, और आपके सोशियोलॉजी के क्वेश्चन, तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो कल आप एकदम तैयार रहिएगा। आप सभी को मेरे ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। कल आपको पेपर जब मिलेगा उसके बाद में आपका लाइव सेशन में ओपन करूंगा। अगर किसी ने चीटिंग किया हो सकता है कल तो मैं किसी का ऑडियो वीडियो ओपन नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको यहीं पर मैं स्क्रीन शेयर करके पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आपको स्क्रीन शेयर करके सारी चीज दिखाऊंगा, तो पेपर का स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि किसी एक काम करते हैं, अभी तो नहीं करेंगे पर आगे चलकर करेंगे, हम टाइम सेट करेंगे, टाइम सेट के अनुसार कि क्यों मार्कर देखते हैं तो कितना समय लगना चाहिए, स्क्रीन आपके वैसे गायब हो जाएगा। फिर अपन करेंगे, इसको बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम, लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम करेंगे हम, तो लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम ही की जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।